चलिए जी, हम अपना सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज के बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें जो हमारा हमने जो ऑलरेडी क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन से मरीज हैं जिनमें सीएफ रिलेटेड डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, कुछ प्रेजेंटेशन में भी इसकी बात हो गई है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ का चांस 10 साल से बहुत कम होता है, और उसके बाद ये जैसे जैसे एज बढ़ती है 20-19 साल तक इसका 12% होता है, और जब उनकी एज 20 से ऊपर होती है तो एक तो एज के हिसाब से रिस्क बढ़ता है। दूसरा, ऐसे लोग जिनके अंदर जो कि इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स पे हों किसी वजह से, और दूसरा अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ नॉट टाइप 1, तो उसमें भी ज़्यादा रिस्क होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ का। होप दैट और आंसर्स द क्वेश्चन। अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर सकूं उसमें, जी तो कई बच्चे होते हैं जिन्हें मिसाल के तौर पे एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी अस्परजिलोसिस वगैरह होती है और स्टीरॉइड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, और जब स्टीरॉइड लेते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन में भी कहा गया था, तो कई दफा उनका ग्लूकोज कंट्रोल जो है वो अबनॉर्मल हो जाता है, और उनके चांसेस अगर उसमें हो तो वो ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरह कई बच्चे जो होते हैं जिन्हें गैस्ट्रोस्टमी फीड्स वगैरह की जरूरत होती है, उनके में भी कई दफा जो है वो इश्यूज जो है वो बन सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। और बिलखसूस जो बच्चे लंग फंक्शन करते हैं, उनका लंग फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है किसी वजह, और कोई वजह नहीं है, इन्फेक्शन नहीं लग रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इनके चांसेस। और उसके साथ जो फीमेल पॉपुलेशन है ना हमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस की, ये फीमेल जो है प्रिपोंडरेंस इसमें ज्यादा है कि उनको ये सीएफ रिलेटेड डायबिटीज होने के चांसेस ये ज्यादा हैं। यस जी बिल्कुल, विमेन जो हैं ख़ासतौर पे प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी उनको ज़्यादा होती है, और जैसे इम्यूनोसुप्रेसिव स्टीरॉयड्स भी एक तरह से इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स हैं, और मेडिसिन भी इसका चांस बढ़ाती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या, इसका भी वैसे तो आपने कवर कर लिया है अपने प्रेजेंटेशन में, क्या आम डायबिटीज और सीएफ रिलेटेड डायबिटीज में कोई फर्क है। जी बिल्कुल, जैसे प्रेजेंटेशन में हुआ, लेकिन इस तरह से ये हो जाएगा कि रिवीजन हो जाएगी। देखिए, इंसान को रिवाइज करना पड़ता है बार बार, कि जैसे प्रेजेंटेशन में मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ जिसके अंदर ज़्यादा जेनेटिक फैक्टर्स हैं और साथ एनवायरमेंटल भी फैक्टर्स हैं, वो किसी भी एज पे हो सकती है, 1 साल के बच्चे को भी होती है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस की रिलेटेड डायबिटीज़, उसमें पैंक्रियाज यानी लबलबे को डैमेज होना वो वजह होती है, और दूसरा कुछ और फैक्टर्स हैं। आम तौर पे सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ वो 10 साल से पहले नहीं देखने में मिलती, कम देखने में मिलती, बहुत ही कम। दूसरा ये कि अगर आम डायबिटिक बच्चा, जो कि जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, उसकी जो बहुत ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है कीटोएसिडोसिस, वो सीएफ चाइल्ड के अंदर विद डायबिटीज़ आम शुक्र है कि वो ना होने के बराबर है। तो तीसरी जो चीज़ है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो एडल्ट्स में होती है, एडोलेसेंट के अंदर होती है, वो दवाइयों से भी कंट्रोल हो सकती है, मगर सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो डायबिटीज़ है उसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। वो बाज़ औक़ात बहुत थोड़ी मिकदार में होती है, या इनिशियली कई दफ़ा सिर्फ लॉन्ग एक्टिंग दी जाती है, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन, जैसे मैंने कुछ इंसुलिन्स की बात की थी, वो हर मील के साथ दी जाती है। तो ये कुछ फ़र्क हैं जो कि हमारी नॉर्मल डायबिटीज़ के और सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ में होते हैं। इसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के फीचर्स हैं इसकी वजूहात के अंदर। तो एडिशनली एक और फैक्टर है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बहुत जल्दी सिम्टोमेटिक हो जाता है, लेकिन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ है वो कई दफ़ा एसिम्टोमेटिक होता है और उसको स्क्रीन करना पड़ता है। जी, अब डॉक्टर अली आप बताइएगा। वो एडिशनली होता है कई दफा जो दूसरी डायबिटीज हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इश्यू जो है वो काफी बढ़ जाती हैं, लेकिन सीएफ रिलेटेड डायबिटीज में उसका इम्कान बहुत ही कम होता है, लेकिन बहुत ही कम होते हैं। तो ये भी एक अलग डिफरेंस है जो कि आम लोगों फील नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कि कॉम्प्लिकेशन के लिहाज से इसकी वो जो होती है एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के हिसाब से, ब्लड वैस्कुलर डिजीज के हिसाब से वो कम होने के चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल, ये कुछ अच्छी बातें हैं जो कि सीएफ रिलेटेड डायबिटीज़ के साथ मुंसलिक हैं।
जी डॉक्टर ज़ुबिया। डॉक्टर ज़ुबिया आप म्यूट पे हैं। जी हाँ जी जी। मैं कर रही थी। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये, प्लीज बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक एडल्ट सीएफ ने किया था, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये मेरे सवाल सिर्फ एडल्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि मुझे बच्चों की ज्यादा टेंशन होती है, तो प्लीज उनके बारे में भी जो है वो गाइड करें। नेक्स्ट में उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला ये था कि सीएफ रिलेटेड डायबिटीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। फिर ये कि अगर एक एडल्ट सीएफ जो कि डायबिटिक है, वो किस तरह से अपनी हाई कैलोरी डाइट लेते हुए ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखे, क्योंकि हाई कैलोरी डाइट अमूमन डायबिटिक्स के लिए अच्छी नहीं होती। और ये कि एक एडल्ट सीएफ जो कि प्री डायबिटिक है, वो किस तरह से खुद को डायबिटिक होने से बचा सकता है और अपनी हाई कैलोरी डाइट की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकता है साथ साथ। जी बहुत शुक्रिया। ये 3 सवाल हैं जिसकी कुछ चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। एक जो दरमियान वाला सवाल है कि सीएफ एडल्ट सीएफर जो है वो अगर डायबिटिक भी है तो उसने वो हाई कैलोरी भी लेनी है और साथ उसने अपनी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करना है। उसके लिए आपने को कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एक तो आनी चाहिए और उसके हिसाब से इंसुलिन को एडजस्ट करना है, ना कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम करके अपना वज़न कम करना है, ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि आप जो फ़ैट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोटीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके ज़रिए भी आप कैलोरी की इंटेक पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ैट जो है उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती और प्रोटीन उसके लिए भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे है, उनको हम कहते हैं कि आपने फ़ैट को रिस्ट्रिक्ट करना है और सैचुरेटेड फ़ैट को रिस्ट्रिक्ट करना है। इसी तरह जो लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 2 डायबिटीज़ हैं या टाइप 1 डायबिटीज़ हैं जिसमें खुदा न खास्ता कोई अर्ली इम्कानात हैं गुर्दों को डैमेज, उनको हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। तो कैलोरीज अनटिल अनलेस कि आप ओवरवेट हैं, अगर खुदा न खास्ता ओवरवेट हैं जो कि आमतौर पे सीएफआर नहीं होते, वो एक अलहदा बात है। अदरवाइज़ आपको अपनी हाई कैलोरिक डाइट को मेंटेन करना है। एक्सरसाइज जितनी हो सके, जैसे कि रिकमेंडेशन है 150 मिनट्स पर वीक एरोबिक एक्सरसाइज, उसको जो है उसके ऊपर अमल करना है और अपनी जो कैलोरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको बैलेंस करना है इंसुलिन के साथ। ठीक है, तो एक रफ सा फॉर्मूला तो ये है कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो पीछे मैंने गाइड किया किस किस फूड आइटम्स में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके लिए एक यूनिट चाहिए। लेकिन हर एक को अपनी टोटल कार्बोहाइड्रेट इनटेक और इंसुलिन रिक्वायरमेंट खुद काउंट करनी है, जिसको हम आईसीआर इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशो कहते हैं, और उसके मुताबिक आपने अपनी इंसुलिन एडजस्ट करनी है और ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना है। दूसरा, हाउ कैन सीएफ रिलेटेड डायबिटीज़ बी प्रिवेंटेड? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है जिससे प्रिवेंट की जा सके, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, ये चीज़ें हम जो है वो कह सकते हैं कि इससे जो है सीएफ रिलेटेड डायबिटीज़। और दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें तो आप कर सकते हैं, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, मुझे तो यही लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप इसको कुछ देर के लिए डिले कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको डायबिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा जैसे परसेंटेज है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा चांस है, और ख़ास तौर पे जब उम्र आप 20 ईयर्स से ऊपर हो जाती है तो तब ज़्यादा चांस है, बट स्टिल ऑल ऑफ देम डोंट गेट डायबिटीज़। तीसरा है कि व्हाट आर द स्टेप्स विच एडल्ट प्री डायबिटिक सीएफआर कैन टेक? तो एक तो प्री डायबिटिक के लिए एनुअल स्क्रीनिंग ज़रूरी है, अपने सिम्टम्स पे नज़र रखना ज़रूरी है, फ्रीक्वेंट चेकिंग ज़रूरी है। जब भी वेट लॉस हो, वेट मेंटेन करने में मुश्किल हो रही हो, तो फिर आप फ़ौरन स्क्रीन कराएं। अदरवाइज़ एनुअल जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो करवाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। होप दैट आंसर्स। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर अली, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी नहीं, आई टोटली एग्री, क्योंकि ये हेल्थी लाइफस्टाइल जो है और एक्सरसाइज जो है
वो बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें जो इन्होंने पहले कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज बताई है ना, बजाय इसके कि आप चॉकलेट्स ऑल द टाइम खाएं या ज़्यादा जो है वो सिंपल शुगर्स वाली चीज़ें खाएं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात के हिसाब से वो एक्सकर्शन जो है आपकी ब्लड शुगर में वो ज़रा कम होंगी, तो स्लो जो अब्जॉर्प्शन होगी ना, गुडनेस भी आपको मिल जाएगी और इतने ज़्यादा हाई भी नहीं होंगे और कॉम्प्लिकेशन भी कम होंगी। और एक्सरसाइज वगैरह जो है वो एक रूटीन वैसे भी सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स के होना चाहिए। और जो ये अभी डाइट कंट्रोल का हिसाब से वो उसकी जरूरत सिस्टिक फाइब्रोसिस में नहीं पड़ती है। अमूमन लोग ओबीस नहीं होते हैं, देयर आर सम पीपल हु मे बी, लेकिन उनको वो डायबिटीज जो है ना उसकी प्रॉब्लम्स नहीं होती। कई होते हैं जैसे एटिपिकल सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, तो उनमें ये होता है कि कई दफा जो है उनकी डिफरेंट जीन्स म्यूटेशंस होती हैं जिनका इन्फ्लुएंस या असर जो है मुख्तलिफ किस्म से होता है। तो कई जो जिनका वेट ज्यादा है उनको हो सकता है कि वो प्रॉब्लम कम हो, लेकिन उनकी फिर अपनी फैमिली हिस्ट्री के ऊपर भी मुनसर है कि क्या उनके टाइप 2 डायबिटीज उनकी फैमिलीज वगैरह में है, जो कि उनके चांसेस जो है उस किस्म की जो है डायबिटीज उसके बढ़ने के भी इम्कान होते हैं। तो ओवरऑल गुड हेल्थी ईटिंग, जो नेचुरल सोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल करें शुगर के हिसाब से, और मेंटेन योर एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कार्डियो एक्सरसाइजेस तो वैसे भी बहुत अच्छी है ना, ये सीएफएस के लिए, वो उनके लंग्स के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने किया था एक मदर ने कि मेरा नॉन सीएफ बच्चा डायबिटिक है जो कि 1 साल की उम्र में डायग्नोज हुआ था। तो वो ये पूछ रही हैं कि क्या मेरे बच्चे में ज्यादा चांसेस हैं सीएफ वाले बच्चे में डायबिटिक होने के दूसरे आम सीएफ बच्चों की निस्बत। जी अच्छा सवाल है और बड़ी कंसर्न्ड मदर हैं, अल्लाह ताला इनके बच्चे को सेव दे। और आमतौर पे ये जो नॉन सीएफ डायबिटिक बच्चा है 1 साल का, ये चांसेस ये हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ इसको हो। इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होती हैं जो कि अर्ली एज के अंदर उनकी एक इनहेरिटेंस जो है वो थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ। तो जो दूसरा आपका सीएफ बच्चा है उसको सीएफ रिलेटेड डायबिटीज़ होने के चांसेस इतने इस वजह से नहीं है कि पहले बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग टाइप 2 डायबिटीज़ की है तो फिर सीएफ रिलेटेड डायबिटीज़ का चांस भी बढ़ जाता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ की जो फिगर्स हैं हमारे पास वो ये हैं कि उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। अगर एक सिबलिंग को खुदा न खास्ता टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये भूल जाएं कि दूसरे को सीएफ है या नहीं सीएफ, तो उसमें चांस जो है वो 8% होता है। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में इसका चांस 0.4 है तो इसके अंदर 8% है चांस के होने का। तो आप ये विच इज़ नॉट अल्हम्दुलिल्लाह नॉट अ वेरी बिग चांस। और बहुत से बच्चे जो हम टाइप 1 डायबिटीज़ के देखते हैं उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हमें नहीं मिलती। इसी तरह अगर मदर फादर को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसमें भी जो उनके जो बच्चे हैं उसके अंदर 5 से 6% तक चांस होता है। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि अगर ऑफ कोर्स कि हम इसमें जो आमतौर पे टेस्टिंग नहीं करते अर्ली एज में जो डायबिटीज़ हुई, जैसे आपका बच्चा 1 साल का कि ये ऑटो इम्यून है या कोई और इनहेरिटेंस है इसके अंदर, तो अगर तो वो आपका सीएफ बच्चा उसी किस्म की इनहेरिटेंस शेयर कर रहा है जो कि आपके पहले बच्चे को, तो वो बात और है। अदरवाइज़ मेरा ख़्याल में कि इसको कोई ज़्यादा डायबिटीज़ होने का चांस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जेनेटिक मेकअप हम नहीं कह सकते कि दोनों के अंदर कोई ऐसी जीन्स हैं कि जो उसको ससेप्टेबल बना रही हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, या कोई और टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जो कि मोनोजेनिक डायबिटीज़ या जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, वो और बात है। इन जनरल मेरा ख्याल में कि इसके अंदर CFRD होने के चांस को ये नहीं बढ़ाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है तकरीबन। उसमें ये था कि कहते हैं कि मैंने सुना है कि डायबिटीज फैमिलीज में रन करती है, तो क्या हम इनकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है? जैसे इन्होंने मुझे बताया था कि इनके बच्चे के चारों ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज है और बच्चे के जो फादर हैं वो भी प्री डायबिटिक हैं। तो इनका कंसर्न था कि जी क्या मेरे डायबिटिक बच्चे में ज्यादा रिस्क है, सॉरी मेरे सीएफ बच्चे में ज्यादा रिस्क है डायबिटीज का? जी
जी, अगर ये जो डायबिटीज़ जो बड़ों के अंदर है, ये मोस्ट लाइकली टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, और जहाँ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ है, वहाँ CF रिलेटेड डायबिटीज़ होने के चांसेस दूसरे CF बच्चों से ज़्यादा हैं। यस, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग की ज़रूरत है बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर अली, चले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी जी, बाय ऑल मींस। थैंक यू। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लड शुगर के यहाँ वैसे शायद वो डिजीज के हवाले से पूछ रहे हैं कि किस लेवल पर इंसुलिन की या किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है इसमें CF रिलेटेड डायबिटीज में, और ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए जबकि सिर्फ बॉर्डर लाइन लेवल्स हों, और दूसरा ये कि क्या वजन पर इससे कोई असर पड़ता है? ये जो लेवल्स हैं अब उसकी डिटेल मैंने प्रेजेंटेशन में शेयर की हैं कि कब हम उसको लेबल करते हैं डायबिटीज़, और जब हम इसको लेबल कर देंगे CF रिलेटेड डायबिटीज़ तो इंसुलिन ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ती है। और जो बॉर्डर लाइन है, जो प्री डायबिटीज़ है, डायबिटिक है, या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, या इनडिटर्मिनेट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, तो उसके अंदर फिर हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। जिसको आपने बॉर्डर लाइन लिखा है, मेरा ख्याल है इसको मैं इस तरह से लेती हूँ कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। और डज इट अफेक्ट वेट? हाँ, यस, कि अगर तो CF के अंदर मेन बात ही ये है कि CF के अंदर अगर डायबिटीज़ है और आपको पता नहीं है और उसका वज़न किसी वजह से कम होना शुरू हो गया, तो फिर आप इसको स्क्रीन करें कि इसको डायबिटीज़ ना हो। और अगर डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल है तो फिर तो वेट गेन होना चाहिए, मगर अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर वेट लॉस होगा आपका, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंसुलिन नहीं होगी बॉडी में तो ग्लूकोज आपका सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, और सेल्स ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर सकेंगे, ना फ्यूल के लिए, बंदा थका थका रहेगा, और ना ही उसको स्टोर कर सकेंगे, और ग्रोथ भी मुतासर होगी, वेट भी मुतासर होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। नीलम सकलैन ने हैंड रेज किया। जी नीलम, आपने कोई क्वेश्चन करना है? अगर नहीं तो जी डॉक्टर अल्ताफ ने जो क्वेश्चन किया था, आप दोबारा काइंडली अपना दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर लें। वो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि इंसुलिन के अलावा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स वगैरह, उनका रोल सिस्टिक फाइब्रोसिस में। जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस में जैसे आपको के मुख्तलिफ, हर बच्चे में, हर पेशेंट सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक तरह से नहीं होता। कुछ बच्चों के अंदर सिर्फ लंग इन्वॉल्व होता है, कुछ में सिर्फ जो है पैंक्रियाटिक इनसफिशेंसी होती है, कुछ में सॉल्ट लूजिंग होती है, किसी में नहीं होती। लेकिन यह है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे ख़ास तौर पे जिनको पैंक्रियाटिक इनसफिशेंसी होती है, उनके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होते और वो हमें बाहर से देने पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात ज़्यादा मिकदार में देने पड़ते हैं। बेशक वो क्रियॉन ले भी रहे हों तो फिर भी कुछ ना कुछ मैल एब्जॉर्प्शन उसके अंदर होती है। तो इसलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों में, और दूसरा उनको बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, उसमें भी उनके विटामिन्स पूरे होने चाहिए। ख़ास तौर पे रोल है इम्यूनिटी के अंदर विटामिन ए का, विटामिन डी का, जिंक का रोल है। और इस लिहाज से हमें, और जब सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ डायबिटीज़ भी होगी तो हमें उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ का इसकी ट्रीटमेंट में डायरेक्ट रोल है तो वो ऐसा डायरेक्ट रोल नहीं है। बट जहाँ विटामिन डी की बहुत सी रिसर्चेस पढ़ते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल के साथ विटामिन डी का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इवन ओबेसिटी के साथ विटामिन डी का रोल है। तो इनके रोल तो हैं, मगर ये है कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट में इसको जो है रोल हम नहीं कह सकते कि कुछ विटामिन देने से ये डायबिटीज़ जो है वो बगैर इंसुलिन के बेहतर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा विटामिन्स, यू हैव टू गिव एटलीस्ट रिकमेंडेड डेली अलाउंस, और जहाँ पे मेल एब्जॉर्प्शन का फैक्टर है वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी देनी पड़ेगी। जी शुक्रिया मैडम। थैंक यू डॉक्टर। जी डॉक्टर अली, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। वही है कि इसका डायबिटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
सो जो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो सिस्टिक फाइब्रोसिस जिनको पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है उनमें अपना एक सेपरेट जो है वो इश्यू है, वो इनको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, लेकिन डायबिटीज के साथ इसका डायरेक्ट जो है ताल्लुक नहीं है, और ना ही ये कि अगर आप विटामिन दे रहे हैं तो उसके साथ इंसुलिन की डोज एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो, वो भी नहीं है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन जो और ये आया है कि जो पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी जिन बच्चों में नहीं है, क्या उनमें भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं CFers में? जी, उसमें चांसेस जो हैं वो कम है निस्बत उनके जिनको पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है। जैसे बात की थी मैंने कि 2 तरह के फैक्टर्स हैं, इसमें इंसुलिन की कमी भी होती है पैंक्रियाटिक डैमेज की वजह से, और दूसरी तरफ बाकी फैक्टर्स तो चल रहे हैं ना, हम उनको मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात स्टीरॉइड्स, क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रही है जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट है, तो ये फैक्टर्स जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। बट एग्रीड के जिन लोगों को पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी नहीं होती उनके चांसेस बनिस्बत उनको जिनको पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी एज अ पार्ट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस है उनको ज़्यादा चांसेस हैं, बट जिनको पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी नहीं है उनके चांसेस कम हैं। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन ये है कि क्या मल्टीविटामिन के ज्यादा इस्तेमाल से भी शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं या हो सकते हैं? जी, ऐसा नहीं है, कई दफ़ा हमारा जो है वो मल्टीविटामिन्स के बारे में हमारे पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि मल्टीविटामिन खाने से जो है वो वज़न बढ़ जाता है या मल्टीविटामिन खाने से शुगर हो जाती है। ऐसा मेरा ख़्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि मल्टीविटामिन्स 2 तरह की होती हैं, एक फ़ैट सॉल्युबल स्टोरेबल विटामिन्स होती हैं और एक वाटर सॉल्युबल हैं जो कि आम तौर पे स्टोर नहीं होती। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन डी है और विटामिन ए है, अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ली जाए तो ये टॉक्सिसिटी कर सकती है, ये स्टोर हो सकती है बॉडी में। इसलिए किसी भी चीज़ की एक्सेस तो अच्छी नहीं है, लेकिन इससे डायबिटीज़ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उससे डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी पार्टिसिपेंट्स में से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से दैट्स इट, और किसी का कोई क्वेश्चन आया मजीद नहीं है। एक्चुअली बहुत हम नैरो सब्जेक्ट है ना, एक तरफ सिस्टिक फाइब्रोसिस उसके बाद भी उसकी रिलेटेड डायबिटीज़। असल हाँ जी, में इतने अच्छे अंदाज से प्रेजेंटेशन हुई थी, जो सवाल लोगों के जहन में थे वो उन्हें वैसे मिल चुके होंगे, और सभी की कंट्रीब्यूशन का, पार्टिसिपेशन का, और अगेन टू प्रोफेसर हिना आयशा फॉर हर टाइम, वैल्यूबल टाइम हमें देने का और इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जुबिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अगेन फॉर होस्टिंग एंड मॉडरेटिंग द सेशन, और सब पार्टिसिपेंट कोई का बहुत बात बहुत नहीं है। शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं या ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे हैं, और हमें बच्चे की सेहत के हिसाब से इन चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन ये नहीं है कि सभी पैनिक करें। वो हमेशा मैं वो कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि जो कुछ सुना है वो अपने बच्चे के ऊपर ही जो है सच है कि सभी कुछ हो गया है या होने वाला है वो उसमें रहे। अपनी तरफ से जो आम बेसिक केयर है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वो जारी रखें, मॉनिटरिंग वगैरह के हिसाब से देखें। अगर कुछ अनएक्सप्लेन चीज़ें हो रही हैं तो फिर उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्यों हो रही हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर सबका पार्टिसिपेशन का, और इंशाल्लाह अब 2 हफ्ते के बाद मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।